देखो, फ्लूइड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला है फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और तीसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम क्या करेंगे। देखो, एक कंटेनर है, उसमें क्या फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसके तरफ वॉल्स पर क्या फोर्स लग रहा है, या उसकी डिफरेंट लेयर्स पर क्या फोर्स की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू है, वो निकालेंगे। या इसमें अपन कोई ऑब्जेक्ट डाल दें तो उसके कारण अपन प्रेशर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उन सारी चीज़ों को अपन इसमें स्टडी करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में। फ्लूइड काइनेटिक्स में अपन क्या करेंगे, फ्लूइड इसमें क्या होगा, मोशन में हुआ, बट जो मोशन का कारण है दैट इज फोर्स, उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें जो अपन इक्वेशंस यूज करेंगे वो ग्रेविटी, वेलोसिटी इक्वेशंस और क्या है, एक्सीलरेशन में चेंज के एक्सीलरेशन इक्वेशंस को यूज करेंगे। अब फ्लूइड डायनेमिक्स, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करेंगे अपन, स्टडी ऑफ, अब जब फ्लूइड मोशन में होगा तब स्टडी करेंगे, बट उसका जो कारण है, जो कि फोर्स है, उसको भी अपन क्या है कंसिडर करेंगे। तो इसमें जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी न्यूटन सेकंड लॉ एसेक्ट्रास। ठीक है। अब फ्लूइड क्या होते हैं तो, और सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें एक अंतर बताइए। तो अपन एक छोटा सा भी फोर्स लगाएं तो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन मिलती है, और फोर्स को हटा लेने के बाद कोई भी इलास्टिक बेरियर शो नहीं होता है, यानी कि वो अपनी साइज को द्वारा, वो अपनी ओरिजिनल शेप को द्वारा रीगेन करने की कोशिश नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लूइड। और क्या है, इस सॉलिड्स में क्या होता है कि कोई फोर्स लगाने पर एक फिक्स्ड डिफॉर्मेशन होता है, और अपन यदि फोर्स को उठा लें तो कुछ इलास्टिक बेरियर शो होता है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करता है कुछ। तो ऐसा होता है सॉलिड्स में। तो फ्लूइड्स में क्या है, फ्लूइड्स में हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, जबकि सॉलिड्स में क्या है, डिफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फ्लूइड इज ए कंटिन्यूअस मास सिस्टम या फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम, इसका मतलब क्या है। तो देखो, मैक्रो सिस्टम में देखिए आप कि जैसे गैसेस हैं तो उसके दो पार्टिकल्स के बीच क्या है, एक इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। बट ये इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से अपन क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि डेंसिटी वगैरह को अपन इन जगहों पर शो नहीं कर सकते हैं या डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि फ्लूइड को एक कंटिन्यूस मास सिस्टम मान लेते हैं, यानी कि इस इंटरमोलिकुलर स्पेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी फिर हम कहते हैं कि हर जगह क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है, और हम हर जगह उसकी प्रॉपर्टी को वो सॉरी डेंसिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जब अपन फ्लूइड्स में ये काम कर सकते हैं तो फिर जो लिक्विड्स हैं उनमें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और भी बहुत कम होता है, तो अपन लिक्विड्स में तो ये काम फिर कर ही सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि अपन फ्लूइड एज अ कंटिन्यूस मास सिस्टम तभी मानेंगे जब अपन क्या है, एक नर्सन वैल्यू यानी नर्सन नंबर की वैल्यू एक रेंज में आए। तो नर्सन नंबर क्या होता है, अल्फा अपॉन एल। अल्फा क्या होती है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एक पार्टिकल दो कॉलिजन करता है, तो दो कॉलिजन के बाद उसकी स्टैटिकल एवरेज डिस्टेंस क्या है, दैट जो होती है मीन फ्री पाथ। और अल्फा क्या है, सॉरी एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, ये अपन आगे बताएंगे आपको। तो यानी कि नर्सन नंबर की वैल्यू 0.01 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी क्या है कंटिन्यूम वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है। यदि अपन लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगे, यानी कि मान लो अपन धरती से ऊपर की ओर जाएं, तो क्या है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, तो उस केस में हो सकता है कि नर्सन नंबर की वैल्यू अपनी रेंज के में ना आए, तो वहाँ पर फ्लूइड क्या है, अपन उस केस में कंटिन्यूस मास सिस्टम की तरह नहीं बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूस मास सिस्टम है। ओके। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस को किसके कंपेरिजन में देते हैं, डायमेंशन ऑफ सिस्टम के टर्म्स में अपन क्या नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अब डेंसिटी,
मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि रो इजकल टू एम अपॉन वी। यहाँ पर जो वॉल्यूम के लिए अपन टर्म्स यूज करेंगे दैट इज होगा क्रॉस वी, ठीक है। दो बताएगा अपना वॉल्यूम को। अब एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। सी जी एस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 10⁻³ केजी पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, मीटर क्यूब के बराबर होता है, ओके। अब स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहते हैं। और वेट क्या होता है, एम जी होता है। तो एम जी अपॉन वी क्या होगा अपना, हो गया स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। और एम अपॉन वी क्या होता है, रो। तो क्या हुआ अपना स्पेसिफिक वेट क्या हुआ, दैट इज रो जी। तो इससे अपन को क्या पता चला कि अगर स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी दी है तो उसमें अपन जी का डिवाइड कर देंगे तो अपन को क्या डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है एक रेशियो डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड सबस्टेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड सबस्टेंस। ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड सबस्टेंस है, लिक्विड के लिए वाटर लिया जाता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, और गैसेस के लिए एयर लिया जाता है, ओके। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। और तो इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे अपन को क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दी है 13.6, अपन को निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डेंसिटी ऑफ एच जी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे अपन क्या है डेंसिटी ऑफ एच जी आ जाएगी, ओके। यानी क्या फॉर्मूला क्या होता है, रो एच जी अपन रो डब्ल्यू, दैट इज हो गया 13.6। तो रो एच जी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू इंटू 13.6, ओके। यानी कि डेंसिटी ऑफ एच जी क्या हो जाएगी 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ओके। अब बताइए कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे अपन कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, और इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा इजकल टू 1/k, के क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब एक बात सुनिए कि जब आप इस सिस्टम में प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा बट मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, के इजकल टू माइनस, अगर आपने छोटा भी सा भी प्रेशर बढ़ाया तो पूरे वॉल्यूम में से वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, ओके। ये हो गया बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अपन को क्या है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को वॉल्यूम के टर्म्स में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर अपन इसे डेंसिटी के टर्म्स में समझें तो अच्छा रहेगा। तो इन जनरल तो एम इजकल टू क्या होता है, मास इजकल टू रो इंटू वी, ओके। अब इसका अपन ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो अपना जो मास है वो तो कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या हुआ, रो डी वी प्लस वी रो डी पी। तो यहाँ से जो वैल्यू आई माइनस डी वी अपॉन वी आई, दैट इज डी पी अपॉन रो हुआ। तो डी वी अपॉन वी की वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज होती है माइनस डी पी अपॉन के। अब इससे यहाँ से अपन को पता चला कि जो के की वैल्यू है वो क्या हो रही है, रो इंटू डी पी अपॉन डी रो। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन रो इंटू डी रो अपॉन डी पी। यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जिनमें प्रेशर चेंज करने पर डेंसिटी में चेंज होता है उसे बोलते हैं अपन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और यदि नहीं होता है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और अगर होता है डेंसिटी में चेंज तो कंप्रेसिबल फ्लूइड, ओके। के को याद रख लीजिए, तो के क्या होता है माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, और वो एक होता है के यूज कर लो रो डी पी अपॉन डी रो, ठीक है। बीटा इसका उल्टा, ओके। अब एक केस लीजिए कि लिक्विड्स का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो, तो 1 atm पर जो अपनी डेंसिटी होती है वो होती है 988 kg पर मीटर क्यूब,
और 100 एटीएम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो डेंसिटी वैल्यू होती है दैट इज होती है 1003 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि आप परसेंटेज चेंज देखें, यानी कि अपने 100 गुना प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन डेंसिटी में जो चेंज है वो न के बराबर हो रहा है 0.5%। तो अपन क्या कहेंगे, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। जनरली जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, पर हमेशा नहीं होते, इतना भी याद रखना। और गैसेस, तो गैसेस का केस समझिए कि गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू रो आर टी। यानी कि अपन प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अपनी डेंसिटी में चेंज होगा। यानी कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, और कॉम्प्रेसिबिलिटी को भी डिफाइन करने के लिए एक नंबर का यूज़ किया जाता है, दैट इज होता है मैक नंबर। मैक नंबर यानी कि V अपन सी। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, जो फ्लूइड है उसमें। ओके, यदि मैक नंबर की वैल्यू 0.03 के बराबर या उससे कम आती है तो फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। 0.3 से ज़्यादा आएगी तभी क्या है, मैक नंबर वो कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब आइडियल गैस इक्वेशन में हमेशा अपन कंफ्यूज होते हैं कि P इक्वल टू रो आर टी होती है, या P इक्वल टू PV इक्वल टू NRT होती है, या PV इक्वल टू MRT होती है। तो देखिए, वैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NRT, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, और V क्या है, वेलोसिटी है। सॉरी, V क्या है, वॉल्यूम है। ओके, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो एक तो ये हुई। अब नंबर ऑफ मोल्स को अपन कैसे लिखते हैं, तो P नंबर ऑफ मोल्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि M इक्वल टू होता है N इंटू एम। तो N की वैल्यू लिख सकते हैं अपन M अपॉन एम। तो M क्या होगा, मोलिकुलर मास हो गया। तो PV इक्वल टू M अपॉन एम R बार T, और R बार अपॉन T की वैल्यू क्या हो गई, R हो गई। तो अपन लिख सकते हैं PV इक्वल टू MRT, और R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। ओके, अगर अपन V को उधर ले जाएं अब, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि P इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रो। तो P इक्वल टू रो आर टी, P इक्वल टू हो गया रो आर टी। ओके, तीन हो गई, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू MRT। वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो केवल R है, और R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार। ओके, और एक ये। ओके, आइसोथर्मल कंडीशंस में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। तो आइसोथर्मल में कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी कि बीटा आइसो इक्वल टू 1/P। तो यानी के आइसो इक्वल टू क्या आया होगा अपना, P के इक्वल आया होगा। ठीक है, तो ये अपने कैसे निकाला, तो इसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अपन ने क्या किया कि PV इक्वल टू मान लिया कांस्टेंट। अब V को अपन लिख सकते हैं M अपॉन रो। अब जो अपन ने M को क्या राइट साइड में भेज दिया, तो क्या हो गया अपना कि वो टोटल कांस्टेंट हो गया, तो P अपॉन रो हो गया। तो P अपॉन रो पर पहुंचा दिया, उस पर जो पावर कर दी -1 कर दी। अब इसको अपन ने क्या डिफ्रेंशिएट किया, तो जो K दैट इज क्या होता है, K dP अपॉन डी रो इंटू रो, उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आई, प्रेशर के इक्वल आई। ओके, अब ऐसे ही जो एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब एडियाबेटिक का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज, यानी कि ना तो सिस्टम से हीट बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। ओके, तो इस कंडीशन में जो अपना बीटा एस होता है वो कितना होता है, 1/गामा P की इक्वल होता है। तो यानी कि एसओ इक्वल टू की एडियाबेटिक इक्वल टू कितना आया होगा, दैट इज आया होगा गामा P के बराबर। इसमें अपन ने क्या किया, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया। तो M अपन जो गामा था वो कांस्टेंट की तरफ चला गया, तो P अपन गामा रो गामा क्या हो गया अपना, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। तो P अपन P इंटू रो टू द पावर माइनस गामा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जो अपना DP अपन डी रो इंटू रो की वैल्यू कितनी आई, गामा P के बराबर आई। ओके,
अब एक रियल फ्लूइड का अपन ने क्या है, एक फ्लैट प्लेट पर क्या करवाया, फ्लो करवाया, तो क्या क्या अपन को देखने को मिला। तो पहले अपन जानते हैं कि एक बोयेंसी लाइन होती है, बोयेंसी लाइन के नीचे तक क्या होता है, वेरिएशन इन वेलोसिटी होता है, जबकि बोयेंसी लाइन के ऊपर क्या हो जाता है, जो वेरिएशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके, अब नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेलोसिटी होती है वो क्या वेलोसिटी होती है, बॉटम लेयर और जो बॉटम प्लेट के बीच वो होती है कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो यानी कि इस कंडीशन में अपनी क्या है, जो प्लेट है वो स्टॉप्ड है या रेस्ट पोजीशन में है, तो नीचे वाली बॉटम लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसके ऊपर अपन जाएंगे तो वेलोसिटी जो अपनी बॉयंसी लाइन है वहाँ तक ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो अपन ने क्या है, दो लेयर्स ले ली जिनके बीच की डिस्टेंस है डी वाई, और उनकी जो वेलोसिटी होंगी वो कितनी हो जाएंगी, अब एक की हो जाएगी यू और एक की हो जाएगी यू प्लस डी यू। ओके, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या विस्कोसिटी क्या होती है, तो विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस। तो लिक्विड में रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, कोहेशन फोर्स या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण। और जो गैसेस हैं उनमें क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर 180 रख लिया, तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स की वो 0.01 पास्कल सेकेंड आई, और जो अपने एयर की है वो 0.0018 पास्कल सेकेंड आई। ओके, देखो अब जो प्लेट के ऊपर अपन ने फ्लो करवाया था उसमें अपन क्या देखेंगे कि एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या हुआ था। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन को समझने के लिए अपन ने क्या किया कि उस फ्लो को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, और जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी उसे वहाँ तक ही प्लॉट किया जहाँ तक वेरिएशंस हो रहे थे, ठीक है। फिर हमने क्या एक वाई डिस्टेंस पर क्या लिया, डी वाई डिस्टेंस पर प्लेट बॉटम ऑफ प्लेट बॉटम प्लेट्स क्या है, डी वाई थिकनेस पर दो क्या लिए, लेयर्स लिए, ठीक है। एक की वेलोसिटी थी यू, एक की थी यू प्लस टी यू। तो जो u है वो डी टी टाइम में कितना ट्रैवल करेगी, यू डी टी, और u प्लस डी यू डी टी है, डी यू है वो कितना ट्रैवल करेगी, u प्लस डी यू इंटू डी टी। तो यानी कि अब अपन ने क्या है, इन दोनों के बीच एक ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, एक कम ट्रैवल कर रही है। अब इनके बीच अपन ने क्या है, एक एंगुलर डिफरेंशिएशन को समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल समझा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अपन बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हुआ डी यू डी टी अपॉन डी वाई। अब टेन थीटा बहुत छोटा एंगल है तो अपन इसको डी थीटा भी लिख सकते हैं, तो डी थीटा, और जो डी टी अपन ने दोनों साइड क्या किया, डी टी का डिवाइड कर दिया, तो डी थीटा अपॉन डी टी डी यू अपॉन डी वाई हुआ। यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या समझा रहा है, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन को समझा रहा है। ओके, और एक चीज़ और समझिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि जो शेयर डिफॉर्मेशन है वो एंगुलर जो शेयर स्ट्रेस है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन की प्रोपोर्शनल होता है, या रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेस। और अगर अपन इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठा दें तो क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ये म्यू क्या बता रहा है, ये म्यू बता रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, यानी कि अपन म्यू से क्या निकालते हैं, विस्कोसिटी निकालते हैं। अब यहाँ पर ये जो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई है, उसमें म्यू क्या है, जैसे वाई इक्वल एम एक्स लाइन में एम क्या होता है, स्लोप को बताता है, वैसे ये म्यू क्या बता रहा है, ये म्यू भी स्लोप को बता रहा है। ओके, अपन ने इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया, टाउ म्यू डी यू अपन डी वाई के बीच, टाउ डी यू अपन डी वाई के बीच, तो क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आई, और ये म्यू क्या बताएगा, उस स्लोप को बताएगा। ओके, अब डी यू अपन डी वाई को कैसे देखते हैं, तो देखिए अब अपन ने क्या किया, डी यू अपन डी वाई देखने के लिए टोटल प्रोफाइल ली, वेलोसिटी प्रोफाइल। तो डी यू क्या होता है, डी यू डिफरेंस होता है दो वेलोसिटीज के बीच का जो कि डी वाई डिस्टेंस पर है। तो यानी कि अगर अपन बॉटम पर देखें
तो बॉटम पर अपनी प्लेट क्या थी, रेस्ट कंडीशन में थी, तो नीचे वाली वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हो गई। तो जब किसी वैल्यू में से जीरो को हटाएंगे तो बोली वो ज़्यादा आती है, तो यानी कि एट बॉटम पर डी यू अपन डी वाई क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जबकि ऊपर जहाँ वेलोसिटीज कॉन्स्टेंट है, यानी दो वेलोसिटीज बराबर हो गई, तो यानी कि उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो अपनी टाउ की वैल्यू है वो मिनिमम हो गई और वो जीरो हो गई। ठीक है, एक स्टेटमेंट को याद रखिए कि डी यू अपॉन डी वाई मैक्सिमम होती है एट बॉटम पर एट द बॉल, और ग्रेजुअली डिक्रीज करती है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, अब यूनिट्स को समझिए। डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज मी, तो डायनामिक विस्कोसिटी मी क्या होती है, तो मी होगा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ओके, अब स्टेप की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड, और डी वाई क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर। तो यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन के बाद यूनिट बनी डायनामिक विस्कोसिटी की वो हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है 1 पास्कल सेकेंड के बराबर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड को क्या है अपन उसमें चेंज करिए आप, किसमें, जी में। तो न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इसके बराबर आया 1 केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर आया। ओके, और डायमेंशन इससे क्या हो गई, ml-1 t-1। ओके, अब सीजीएस सिस्टम में देखिए, तो जो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होता है वो 1 पोइज के बराबर होता है, और 1 पोइज और 1 केजी मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन होता है, दैट इज होता है 1/10 का। ओके, यदि कोई वैल्यू पोइज में दी है और उसे सेकंड चेंज करना है अपन को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड या पास्कल सेकंड में, तो अपन क्या करेंगे 1/10 का डिवाइड कर देंगे, यानी छोटी पोइज क्या एक छोटी सीजे सिस्टम में वैल्यू है। ओके, अब काइनेटिक विस्कोसिटी न्यू क्या होता है, न्यू होता है म्यू अपॉन डेंसिटी। अब म्यू की जो अपनी क्या है एमकेएस में यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और जो डेंसिटी है उसकी होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो न्यू की जो यूनिट आएगी वो आई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस में क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसकी वैल्यू होती है, 1 स्ट्रोक की वैल्यू होती है। तो स्ट्रोक और उसमें एमकेएस पद्धति में क्या रिलेशन हुआ, तो 1 स्ट्रोक इक्वल टू हुआ 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का लीनियराइजेशन क्या है, तो देखिए कि वही अपना प्रोफाइल था, अपने वेलोसिटी प्रोफाइल ली, और जो वेलोसिटी प्रोफाइल है उसकी थिकनेस बहुत कम है, यानी कि जो एच है उसकी वैल्यू बहुत कम है। ओके, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इक्वल टू मी डी यू अपॉन डी वाई। और अपन ने क्या किया कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है तो जो सबसे बॉटम पर है, यानी कि डी यू अपॉन डी वाई जहाँ मैक्सिमम है, यानी वाई इक्वल टू 0 पर, तो वहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, टाउ निकालें, तो वो क्या होगा, टाउ इक्वल टू म्यू यू अपॉन एच हो जाएगा। कैसे, तो ये ऐसे होगा, तो थिकनेस बहुत कम है, तो अपन क्या मान लेंगे कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो क्या है, एक लीनियर है। तो अपन जो बॉटम सबसे टॉप वाली वेलोसिटी है वो कितनी है, यू है, और सबसे बॉटम कितनी है, 0 है। तो टाउ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू यू अपॉन एच हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे, एफ डी इक्वल टू टाउ नॉट इनटू ए, तो हो जाएगा डायरेक्ट फोर्स एफ डी इक्वल टू म्यू इंटू यू अपॉन एच इंटू ए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो ब्लॉक है जिसका वेट 130 न्यूटन है, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन पर है और इसकी साइड्स दी गई हैं 5 और थीटा को निकालने के लिए अपन को जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5 और 12। और जो इसके नीचे जो ये जो ब्लॉक है उसके नीचे क्या एक लुब्रिकेंट डला हुआ है जिसकी थिकनेस वेरी स्मॉल है, दैट इज कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो हमें क्या है ये जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी को पता लगाना है। ओके, देखो अब क्वेश्चन का कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अपन को क्या न्यूटन्स का लॉ पता है कि दैट इज क्या होता है एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू एम ए यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अपन ये फॉर्मूला लगाया कि एफ इक्वल टू एम ए, तो एम ए जीरो है तो ये हो गया जीरो। तो और एफ क्या है, तो एफ क्या होगा अपना नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो 130 किलोमीटर का तो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और लुब्रिकेंट के कारण जो ड्रैग फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, या इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो यानी कि ये कह रहा होगा चल इस पर लगा रहा होगा, जो कि इस पर खुद पर क्या लग रहा होगा, ये लुब्रिकेंट कह रहा होगा रुक, तो यानी कि ये फोर्स होगा एफ डी। ओके, रुक वाला। ओके, अब क्या है कि डब्ल्यू सेंटीमीटर इक्वल टू एफ डी किया अपन ने। अब एफ डी है जो कि ड्रैग फोर्स है, उसे अपन निकाल सकते हैं कितने, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं अपन, म्यू डी यू अपन डी वाई। अब डी यू की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ने क्या वेलोसिटी प्रोफाइल को क्या माना है, लीनियर माना है। तो डी यू अपन डी वाई यानी कि जो ऊपर की वेलोसिटी है उसमें से नीचे वाली वेलोसिटी जो जीरो है उसको माइनस कर दो, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर जो इस प्लेन के बिल्कुल नीचे। ओके, तो वो कितनी है, तो 0.5 माइनस जीरो कर दो, और एरिया क्या होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और अपनी डी वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² का डिवाइड कर दिया। तो अपन ने इसको सॉल्व किया, सारी वैल्यूज नून है, केवल म्यू की वैल्यू नून है, सॉल्व किया, वही अपना आंसर आ गया। ओके।